हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हैं। देख सकते हैं बिहार लाइब्रेरी जिसकी अधिसूचना आ चुकी है, नियमावली भी आ चुकी है। उसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जाइए उसे चेकआउट कीजिए प्ले लिस्ट में, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हम लोग जो लाइब्रेरी साइंस का खंड 2 देख रहे हैं, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का जो हम लोग खंड 2 पुस्तक को अभी एनालाइज कर रहे हैं। तो ये आज हम लोग का पार्ट 2 होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पार्ट 2 होगा। टोटल 50 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, तो बिल्कुल धैर्य बना के अंत तक बने रहिएगा। इसका वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यही 7500 प्लस का है। वैकल्पिक प्रश्नों के साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट है और 18 जो हल प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। शायद AKB पब्लिकेशंस का है। आज हम लोग देख लीजिए प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो छोटे छोटे हम वीडियो में देखना सही रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, देख सकते हैं, किसी शोध पत्रिका में प्रकाशित आलेख को माना जाता है। किसी शोध पत्रिका में जो प्रकाशित आलेख होता है उसको माना जाता है। क्या माना जाता है उसको? तो प्राइमरी सोर्स माना जाता है। प्राइमरी सोर्स उसको हम मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी असिस्टेंट और अटेंडेंट कर्मचारियों को किस श्रेणी में रखा गया है? यह कौन से श्रेणी में उस दोनों को रखा जाता है? तो बिल्कुल इसको नॉन प्रोफेशनल में रखा जाता है। नॉन प्रोफेशनल में रखा जाता है। नहीं, लाइब्रेरी असिस्टेंट और अटेंडेंट कर्मचारी को नॉन प्रोफेशनल तो किसी उसको रखते हैं, ये हो जाएगा आपका सेमी प्रोफेशनल। ध्यान रखिएगा, सेमी प्रोफेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय में पेशेवर कर्मचारी को प्रशिक्षित करने की एक तकनीक है? जो भी पुस्तकालय लाइब्रेरी है उसमें भी कर्मचारी जो होते हैं उसको प्रशिक्षित करने की एक तकनीक को हम क्या कहते हैं? उस तकनीक के माध्यम से हम उसको जानते हैं जॉब रोटेशन। उसको जॉब रोटेशन के तहत कहेंगे, जॉब रोटेशन उसका। अगला हो जाएगा 54, रंगनाथन के अनुसार पठन सामग्री पर पुस्तकालय बजट के कुल धन का कितना प्रतिशत खर्च किया जाना चाहिए? रंगनाथन जी थे, उनके अनुसार बताया गया है आप जो पुस्तकालय बजट में कुल धन का कितना % खर्च करना चाहिए, सो उनको द्वारा कहा गया था। 5% या 40% या 10% या 75%? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 40% खर्च करना चाहिए, 40%। अगला क्वेश्चन है 55, इनमें से कौन सा प्रबंधन कार्य से जुड़ा हुआ है? कौन है जो प्रबंधन कार्य जो से जुड़ा हुआ है? तो आइए प्रबंधन कार्य से जुड़ा हुआ कौन सा है, देख लीजिए। ऑप्शंस यहाँ आपके पास सामने हैं। तो प्रबंधन कार्य से जुड़ा होता है ऑल दीज है। तो प्रोफेशनल एनालिसिस, बजट्स एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सारे जो है ना प्रबंधन कार्यों से जुड़े होते हैं। डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, किस कंपनी के लिए PPBS को पहली बार 1961 में रॉबर्ट मैकनामारा द्वारा पेश किया गया था? 1961 में रॉबर्ट मैकनामारा द्वारा पेश किया गया था। किस कंपनी के लिए से पूछा गया है? तो ये कंपनी था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या नहीं, इसके लिए तो नहीं पेश किया गया था। इसे पर यहाँ चर्चा भी इसका नहीं हुआ था। ये हो जाएगा आपका सर रैंड। हाँ, रैंड कॉर्पोरेशन के लिए पेश किया गया था। सी इज द करेक्ट हो जाएगा, रैंड कॉर्पोरेशन हमारा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 57 में क्या है? हाँ, पेट का जो अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है, PERT। पेट का जो अर्थ होता है उसका फुल फॉर्म बताइए। तो P से प्रोग्राम, E से एवेल्यूएशंस रिव्यू और टेक्निक, ठीक है। तो इवेल्यूशंस रिव्यू एंड टेक्निक, तो प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू एंड टेक्निक, ए इज़ द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 57 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीक पहली बार किस वर्ष तैयार किया गया था? शून्य आधारित जो बजट पहली बार जो तैयार किया गया था, ये आपको 1947, 1950, 1970, 1965। शून्य आधारित बजट जो चालू गया था 1970 में। अगला क्वेश्चन है 59, इंडमेड परियोजना। देखिए यहाँ देख सकते हैं इंडमेड परियोजना का संबंध पूछा गया है। इंडमेड देखिए NIC और ICMR के द्वारा, डी इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा। इंडमेड परियोजना एक पहल क्या है? NIC और ICMR का एक तहत आता है, इसके अंतर्गत रहते हैं, पहल है। अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन है, किसी लाइब्रेरी का सिस्टम विश्लेषण किसके लिए किया जाता है? कोई लाइब्रेरी सिस्टम है उसका जो विश्लेषण किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है? तो वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी रूटिंग्स ओनली, या इम्प्रूवमेंट ऑफ फंक्शन एंड सर्विस, इवेल्यूशंस एंड प्रोग्राम्स, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सारे हमारे सही हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन 61, रंगनाथन के अनुसार, अभी वहाँ पर देखे थे, रंगनाथन के अनुसार सूचना स्रोत के वर्गीकरण में थीसिस एक क्या उदाहरण है? जो थीसिस, रंगनाथन के अनुसार सूचना स्रोत के वर्गीकरण में थीसिस एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है थीसिस? तो बिल्कुल कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट जो होता है उसी का एक उदाहरण है। कन्वेंशनल, डी 61 का डी कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट है। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन एक्स मोबाइल ऐप किसकी पहल है? बहुत VVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI। लाइब्रेरियन एक्स मोबाइल ऐप किसकी पहल है? लाइब्रेरियन एक्स मोबाइल ऐप जो है वह बिल्कुल बताइए किसकी पहल है? तो IFLA का पहल है। ठीक है, IFLA नहीं, ALA का पहल हो जाएगा। लाइब्रेरियन एक्स ALA का पहल है। अगला क्वेश्चन है 63, अकादमी पुस्तकालयों के लिए UGC से अनुदान माना जाता है। तो अकादमी पुस्तकालयों के लिए UGC जो होते हैं उसका अनुदान मांगा जाता है। अनुदान मांगा जाता है कि तो एड हॉक ग्रांट, ये हो जाएगा एड हॉक ग्रांट, अनुदान मांगा जाता है। अगला क्वेश्चन 64, वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टि की व्याख्या क्या है? तो वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टि की व्याख्या क्या है? तो ये मुख्य प्रविष्टि की व्याख्या है तो बाय ए क्लासिफिकेशन स्कीम, यही हमारा सी द करेक्ट हो जाएगा 64 का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 पर। अनुक्रमिक पत्रिका हमें उपलब्ध कराती है। जो अनुक्रमिक पत्रिका हमें उपलब्ध कराती है तो होल बैब्लियोग्राफिकल्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ आर्टिकल्स, ये डी इज हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुक्रमिक पत्रिकाएं हमें उपलब्ध कराती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ आर्टिकल्स, डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग IITS एंड IISCS का एक संयुक्त उद्यम है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय MOE द्वारा वित्त पोषित है, जिसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसको एक लॉन्च किया गया था, वह किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2003 में यह NPTEL को लॉन्च किया गया था। 66 का सी। अगला क्वेश्चन है 67, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम पूछा गया। तो इसका जो नाम है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो सी इज हमारा करेक्ट हो जाएगा 7। ठीक है, तो 67 का सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 68, डैश एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जहां पर सक्रिया में नियमित अंतराल पर सामग्री और आत्म मूल्यांकन के रूप में पूर्व रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान, संसाधन वीडियो सामग्री, व्याख्यान नोट्स और असाइनमेंट्स और क्विज का भी प्रयोग होता है 68 में। तो ये जो होता है किसका? तो मॉक हो जाएगा, जिसको मॉक टेस्ट कहते हैं, तो वही हो जाएगा 68 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, मॉक का फुल फॉर्म पूछा, मॉक टेस्ट होता है वही मॉक का जो फुल फॉर्म पूछा गया है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मॉक का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 70, वे स्रोत जो मुख्य रूप से मुद्रित रूप से उपलब्ध होते हैं डैश स्रोत कहलाते हैं। वे स्रोत जो मुद्रित रूप से उपलब्ध होते हैं उसको नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो 70 का क्या हो जाएगा? वे स्रोत जो मुख्य रूप से मुद्रित रूप से उपलब्ध होते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री कहलाते हैं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक पर लेवल चिपकाने का कार्य किस पुस्तकालय विभाग द्वारा किया जाता है? पुस्तक पर देखते हैं कि लेवल चिपकाया होता है, वह कौन से पुस्तकालय विभाग द्वारा कार्य होता है? तो टेक्निकल सेक्शन जो विभाग होता है वही उस पर लेवल चिपकाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, डेटाबेस एक संग्रह है। जो डेटाबेस एक संग्रह किसी का? तो डेटाबेस एक संग्रह होता है रिकॉर्ड्स इन मशीन्स रीडेबल फॉर्म्स का होता है। तो यही ए इज हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेटाबेस एक संग्रह क्या है? रिकॉर्ड इन मशीन्स, ठीक है, रीडेबल फॉर्म का ये एक संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, ई बुक्स का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होते हैं उसके मतलब पूछा गया। एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म, बस ई बुक यही फुल फॉर्म होता है। एनी बुक्स अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में ई बुक का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, वर्गीकरण की किस योजना में संख्या 999 मुक्त और लौकिक विषय है? देखिए वर्गीकरण की पूछा है किस संख्या में, किस योजना में संख्या 999 मुक्त और लौकिक विषय है। तो यह मुक्त और लौकिक विषय कौन सा हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, ए और बी दोनों। कोलोन क्लासिफिकेशंस और डेसिमल्स क्लासिफिकेशन, ये दोनों हमारा करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 74 का सी हुआ। 75 देखते हैं, एक शीर्षक जो मांगे गए विषय के लिए सिर्फ आंशिक रूप से प्रासंगिक है। एक शीर्षक जो मांगे गए विषय के लिए सिर्फ आंशिक रूप से प्रासंगिक है, 75 में पूछा गया है। तो बताइए, तो इसका हो जाएगा अलाइन सब्जेक्ट, ये हो जाएगा
नहीं, अलाइन सब्जेक्ट का पेन अमरेबल सब्जेक्ट्स शीर्षक रूप से मांगे गए। हाँ बिल्कुल, तो पेन अमरेबल सब्जेक्ट हो जाएगा, पेन अमरेबल सब्जेक्ट, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, बी इज द हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 76, कैटलॉग कोड जो 3 स्तर का वितरण प्रदान करती है। कैटलॉग जो कोड है वह 3 स्तर का क्या करता है सर, वितरण प्रदान करती है। कैटलॉग कोड वो 3 स्तर का, तो पूछा गया वह क्या है, कैटलॉग जो कोड है वह क्या है। तो आर्क 2 या आर्क फर्स्ट, आर्क 2 हो जाएगा। देखिए AACR2 कैटलॉग कोड 3 है, उसका स्तर वर्गीकरण आर्क 2 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कोड विषय के लिए पूर्ण संहिताकरण माना गया है। किस कोड विषय के लिए पूर्ण संहिताकरण माना गया है, तो ये कौन माना गया है, तो रंगनाथन कोड, बिल्कुल रंगनाथन जो नियम था पुस्तकालय में, तो रंगनाथन कोड होगा, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78, भौगोलिक स्थानों से संबंधित पुस्तकों की सूची क्या है। भौगोलिक स्थानों से संबंधित पुस्तकों की एक सूची जो पूछा गया वह क्या है, तो वह हो जाएगा हमारे साथ जो हो जाएगा टोपोग्राफिकल कैटालॉग, यही हमारा ए इज द करेक्ट हो जाएगा 78 का। 79 देख लीजिए, एक डेटाबेस में सूचना के प्रतिनिधित्व और भंडारण को इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक डेटाबेस में भी आप भंडारण करते हैं, प्रतिनिधित्व को इकट्ठा करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम बिल्कुल कहेंगे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80, वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है कहलाता है। आपको आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है वह प्रक्रिया, वह क्या कहलाएगी, तो वह बिल्कुल क्या कहलाएगा, तो रिट्राइलेबल सिस्टम्स, ठीक है, रिट्राइलेबल सिस्टम्स ये आपको कहलाएगा ए। अगला क्वेश्चन करेंगे 81, CDS और ISIS पैकेज का सूक्ष्म संस्करण किस भाषा में लिखा जाता है। तो ध्यान, CDS और ISIS पैकेज का जो सूक्ष्म संस्करण लिखा जाता है वह किस भाषा में, तो पास्कल लैंग्वेज में, जो पास्कल लैंग्वेज जो मशीनी लैंग्वेज होता है कंप्यूटिंग का, उसी में हमको इसको लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 82, स्वयं को MHRD मानव संसाधन जो नहीं होता है ह्यूमन, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से किस वर्ष विकसित किया गया था। स्वयं होता है, उसको MHRD और AICTE द्वारा ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट की मदद से विकसित किया था। किस वर्ष किया गया था, तो ये 2017 में विकसित किया गया था। अगला 83 हो जाएगा, स्वयं का पूरा फुल फॉर्म देखिए, हम जो आएगा उसी का पूछेगा, स्वयं, ठीक, तो स्वयं का भी फुल फॉर्म आप लोग बता ही दीजिए। देखिए, स्टडी बेस फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स, तो ये बी इज हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये आपका स्वयं का फुल फॉर्म है, बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 84, बीट की स्ट्रिंग क्या कहलाती है। जो बीट की स्ट्रिंग कहलाती है, बीट की स्ट्रिंग क्या कहलाती है, तो इजिट यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ डाउन है, शायद EYTE होगा, ठीक है, तो आइट हो गया या इजिट होगा, देख सकते हैं एच। तो बीट की स्ट्रिंग याद रखिएगा इसको थोड़ा। चलिए, तो ए हो जाएगा 84 का। 85 देख लीजिए, स्वयं प्रभा DTH चैनल का एक समूह है जो सप्ताह के 7 दिन, यहाँ देखिए सप्ताह के 7 दिन के 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम प्रकाशित करने के लिए समर्पित है, जो GST-15 उपग्रह का उपयोग करके संचालित होता है। और यह किस वर्ष लॉन्च किया गया था, यह किस वर्ष लॉन्च किया गया था, 2017 में ही लॉन्च किया गया था इसको। 85 का सी। 86 देख लीजिए, किस तरह के पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं को सर्वेक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो किस तरह के पुस्तकालय में उपयोगिताओं का सर्वेक्षण सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक कहाँ होगा, तो पब्लिक लाइब्रेरी में, ठीक है, तो पब्लिक जो लाइब्रेरी है इसमें सबसे अधिक होता है। चलिए अब आइए 87 पाइए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पुस्तकालय उपयोगिताओं की शिक्षा से संबंधित है। कौन व्यक्ति जो है पुस्तकालय उपयोगिताओं की शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो इसका हो जाएगा एम डीवे हो जाएगा शायद, हाँ नहीं एम डीवे नहीं, पी कैनप हो जाएगा, पी कैनप, ये आपका आंसर पी कैनप ही सही हो जाएगा, पी कैनप। 87 का जो बी इज द करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88, पाठकों की दीक्षा का क्या अर्थ है। पाठकों का दीक्षा का अर्थ क्या होता है। तो पाठकों की दीक्षा का अर्थ है ओरिएंटेशन कर सकते हैं या ओरिएंटल्स, ठीक है,
ए ईद हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओरिएंटल्स। अगला है 89, मिस्र के किस राजा ने अपने पुस्तकालय को आत्माओं के लिए उपचार का स्थान कहा है? ठीक है, तो उपचार का, मिस्र के किस राजा ने अपने पुस्तकालय को आत्माओं के लिए उपचार का स्थान कहा है? तो ये कौन कहा था? तो बिल्कुल इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, बुक में भी नहीं दिया हुआ है, शायद सेती फर्स्ट होना चाहिए या एमेनमेंस होना चाहिए। एमेनमेंस ले लीजिए, इसका आंसर क्रॉस चेक करके बताइएगा आप लोग क्या होगा। ठीक है, सी हम इसके 89 को देंगे। ठीक है, चलिए, ओपन एक्सेस सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? ओपन एक्सेस सिस्टम सबसे पहले जो चालू किया गया था ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा यह चालू किया गया था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ले लीजिए 91 नंबर क्वेश्चन। कार्डेक्स में कितने ट्रेड और कार्ड होल्डर्स होते हैं? कितने ट्रेड और कार्ड होल्डर होते हैं सो पूछ दिया गया है। तो ये 7 गो ट्रेड होते हैं और 504 कार्ड होल्डर्स होते हैं। सी ईद हमारा करेक्ट हो जाएगा, 91 का सी। ध्यान रखिएगा, ट्रेड 7 गो और कार्ड होल्डर्स 504। किस में? कॉर्डेक्स में। अगला 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए उपयोगी है? कौन सी सेवा किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए उपयोगी है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो सेलेक्टिव डिसमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है यह बिल्कुल हमारा सी द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93, शोधकर्ता हैं। शोधकर्ता कौन है? शोधकर्ता जो हैं वह बोथ कंज्यूमर्स एंड जनरेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यही शोधकर्ता है। डी हमारा हो जाएगा 93 का डी करेक्ट है। चलिए अगला चलेंगे 94, भारत में ISBN प्रदान करने वाला ऑफिस कोलकाता में किस वर्ष स्थापित हुआ था? ISBN जो स्थापित करने वाला जो कोलकाता था किस वर्ष स्थापित हुआ था बताइए? तो यह स्थापित हुआ था 1985 में। अगला क्वेश्चन और है 95, सृजित कार्य पर स्वामित्व का दावा करने का लेखक अधिकार क्या है? सृजित कार्य पर स्वामित्व का दावा करने वाला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये आपका हो जाएगा, बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए 96, भारतीय विज्ञान सार प्रकाशित किया जाता है। भारतीय विज्ञान सार प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये निस्केयर होना चाहिए शायद, हाँ NISCR। ठीक है, इसको लाइए, निस्केयर याद रखिएगा, NISCAIR, इसी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 97, किस तरह के पुस्तकालय को विकसित करने के लिए राजा राम मोहन क्या इसको थोड़ा डाउन करते हैं, किस तरह के पुस्तकालय को विकसित करने के राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? बिल्कुल, तो किस तरह के पुस्तकालय को? तो पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालय के लिए ही विकसित किया गया था। चलिए एक और 98 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है? आप पूछा है सही नहीं है, कौन नहीं है? तो बिल्कुल ISO 18185 4 जो 85/4 2007 जो है बिब्लियोग्राफी, यही हमारा सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, 18185 4 2007 रिफिड इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन आपको 2789 2006। ठीक है, 11219 2012 जो है लाइब्रेरी बिल्डिंग, ये सब ABCD तीनों सही है, बल्कि ए वाला वो गलत है। चलिए 99 आइए, 99 नंबर क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। पुस्तकालय के बीच संसाधनों का आदान प्रदान मूल रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो पुस्तकालय के बीच संसाधनों का आदान प्रदान मूल रूप से किस रूप से जाना जाता है? तो ये आपका लाइब्रेरी कोऑपरेशन के रूप से जाना जाता है। आदान प्रदान लाइब्रेरी कोऑपरेशन करिए। और वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, गोगरन द्वारा सूचना स्रोतों को 3 भागों में किस वर्ष विभाजित किया गया था? याद रखिएगा, इसका नाम भी गोगरन 3 भागों में इसमें विभाजित किया था और पूछा है किस वर्ष? तो 1982 में यह विभाजित किया था। तो बिल्कुल पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एक पार्ट का। हम लोग एक सेट को 2 पार्ट में लाए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।